नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है खास करके कुछ यहाँ पर अच्छी खासी भर्तियां आई हुई हैं। तो उन भर्तियों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जो है यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल के अच्छे खासे प्रश्न जो है यहाँ पर यूपी संबंधित एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में आरओ की वैकेंसी यहाँ पर देख रहे हैं जो 11 फरवरी को प्रस्तावित है, और 11 फरवरी को ही यहाँ पर यूपी पुलिस की भी परीक्षा प्रस्तावित है। जैसा कि अभी तक जो न्यूज है उसके आधार पर यूपी एसआई की भी जो परीक्षा होती है, यूपी ट्रिपल एससी के भी काफी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष प्रश्नों की तैयारी आप लोगों के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये आपको उसी के संबंध में आपको संपूर्ण तैयारी कराने वाली है। यहां पर हम लोग यूपी को अध्यायवार तरीके समझेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से वो वाली क्लास नहीं है, अध्यायवार तरीके से हम प्रश्नों के जरिए समझेंगे। ये जान के चलिएगा आपके नोट्स कम क्विज क्लास है, यानी कि यहां पर आप इससे अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसे क्विज क्लास भी समझ सकते हैं, यानी कि जिसके लिए आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो लेते हैं वो आप इस क्लास को समझ लीजिए। या आपकी तैयारी आपको लग रहा है कि यूपी पे आपकी थोड़ी सी पकड़ कमजोर है, आपको थोड़ा सा अपने आप को अच्छा करना है यूपी संबंधित प्रश्नों के लिए, तो वो क्लास आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स आपको यहां से तैयार हो सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए भैया आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और फिर से एक बार अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे काफी ढेर सारी क्लासेज और बहुत जरूरी जीके जीएस हिंदी सारी क्लासेज आपको मेरे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलती है। तो चलिए भैया पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। पहला ही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है तो कहां स्थित है। तो देखिए जिसका सही जवाब क्या होगा, देखिए मैंने आपसे अगर कहा है कि नोट्स, तो मैंने नोट्स यूं ही नहीं कहा है। आप मेरी कोई भी क्लास देख लेंगे वो आपको नोट्स ही लगेंगे। मेरी कोई भी क्लास आपके लिए जान लीजिए लिए नोट्स ही है, क्विज ही है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये ध्यान देता हूं कि जो छात्र मेरे इस चैनल पर आकर के मुझसे पढ़ रहा है वो अगर मुझसे पढ़ने के बाद जाए तो उसे ऐसा लगे कि आज मैं कुछ सीख गया, मैंने जितना समय जो भी अपनी एनर्जी लॉस की उससे मुझे फायदा हुआ, ये मेरा लक्ष्य होता है। तो ये चलिए आगे नोट समझिए, इसका सही उत्तर समझिए क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए भाई इसका सही जवाब है उत्तर मध्य में। आपको एक चीज समझना चाहिए, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। ये आप देख रहे हैं मैप है, ये आपका जो है मैप है, इसे आप ध्यान समझिए मैप है। इस मैप को आप देख रहे होंगे तो भारत में इसकी स्थिति कहां पाते हैं आप, नेपाल की सीमा के पास। देखिए हम पूरे भारत की, तो नेपाल की तो उत्तर मध्य यानी कि उत्तर हिस्सा में ही है, क्योंकि हम लोग भारत का जब डिवाइडेशन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, चलिए मैं आपको अच्छे समझाता हूं। और यहां पर देखिए जब हम लोग भारत का डिवाइडेशन करते हैं तो इस हिसाब से ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ में तो पड़ता है, लेकिन नॉर्थ के क्या मध्य में, क्योंकि आपका यहाँ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, थोड़ा सा इसके उत्तर में ही पड़ता है, तो इसीलिए क्या उत्तर मध्य इसका सही जवाब है। मैंने आपको यूपी का मैप दिखा दिया, ओवरऑल मैप मैंने ना दिखा करके इसके जरिए बताया, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल मैप से बताता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता था आपको, इसीलिए मैंने इससे बताया जिससे आप इसको समझ जाओ। रीजनिंग में ये चीज बहुत यूज करते होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति है, जी भैया, यानी कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। ग्लोब पर स्थिति का साफ तात्पर्य होता है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत कैसे होता है वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश का भी पता होना चाहिए। बहुत ही सीधा और सिंपल सा प्रश्न होता है, लेकिन काफी बार लोग गलत कर जाते हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा और बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए भैया बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखिएगा ये ऐसा नहीं है कि केवल उत्तरी अक्षांश पर ही इसकी स्थिति बनती, इसकी स्थिति उत्तर के साथ साथ पूरब भी बनती। आइए अगले यहां पर देखेंगे तो देखिए यहां पर 23 डिग्री 52 सेकंड उत्तरी से 30 डिग्री 24 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर बनती, तो वहीं 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर पर भी बनता है। ये दोनों चीजों से प्रश्न बन सकता है कि एक तो यहां पर क्या हो रहा है कि उत्तरी माने क्या नॉर्दर्न पर है, और पूर्वी बता रहे यानी क्या, पूर्वी बता रहे यानी क्या ईस्टर्न पर, ठीक है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पर आप देखेंगे मैंने जो आपको वहां बताया था उत्तर मध्य, तो भारत के सापेक्ष उसकी स्थिति है। ग्लोब के सापेक्ष अगर आप देखेंगे, जो ग्लोब के हिसाब से नापा जाता है, जो ग्लोब का एक मानक होता है, उसके आधार पर ये नॉर्थ ईस्ट
पर स्थित है। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्रश्न यहां पर पूछे कि ग्लोब के आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व से पश्चिम की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई क्रमशः है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। फटाफट जवाब देते रहिए भैया। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी से करते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले आपसे लंबाई फिर पूछ रहा, फिर चौड़ाई पूछ रहा, तो कंफ्यूजन में गलत मत करना। ठीक है, आप इसके जरिए समझिएगा। यहां पर कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी कि यहां पर पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई और इसकी चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई पर इसका पूछ रहा है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, आइए इसका सही जवाब है यहां पर क्या, पूरब से पश्चिम तक 650 और कितना है 240। तो 650 और 240 कहां पर दिया है माय डियर, एक मिनट। हाँ, तो 650 240 यहां पर, यानी क्या बी इसका सही जवाब हो जाता है। क्या हो गया, 650 और 240। समझ गए, मैंने मैप भी दिखा दिया आपको जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। यानी कि अगर आप भारत का कुल क्षेत्रफल जितना है, उस क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो कौन सा हिस्सा बनाता है, यानी कि कितने प्रतिशत जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का यह हिस्सा रखता है। 9.2%, 10.4%, 7.33% या 6.5%। चलिए भाई साहब जी जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये सब चीजें ऐसी है ना जो रटी होनी चाहिए, मतलब आपके यहाँ पर ये सब प्रश्न से बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इन सबसे खेलता है आयोग, खेलता है। तो इसका सही जवाब क्या है, 7.33%। अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो 24,70,928 वर्ग किलोमीटर। कितना, 24,70,928 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल क्षेत्रफल है स्क्वायर में। और इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का 7.33% आपका उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? देखिए यहां पर आप लोगों को पता है ना, यहां पर हम क्या भौगोलिक संरचना और जलवायु से यहां पर क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके नोट्स कम क्विज है, यानी कि आप यहां से क्विज भी समझ सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मैं कह रहा हूं, आप अगर यहां से पढ़ लेते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि करीब 80 से 90% तक आपको जो है यूपी स्पेशल की तैयारी में करा दूंगा। मैं इससे ज्यादा 90% ज्यादा मैं कोई भी सब्जेक्ट को कभी लेके बढ़ता नहीं, क्योंकि यार हर सब्जेक्ट में बहुत वास्ट है और पीएचडी ऐसे नहीं बनी है। अब पीएचडी आपको करने की जरूरत ही नहीं है यार। पीएचडी क्यों करोगे, इतना टाइम देने से अच्छा है सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। आपको तो कहता नहीं है कि आपको पूरा 100 में 200 लेके आओ, तभी नहीं हो तो कह रहा 200 भैया आप 140 ले आओ ना, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। तो आपको सिलेक्शन लेना है कि 200 ला के क्या मिलेगा यार, अंतिम में इसकी भी सैलरी उतनी होगी, तुम्हारी भी सैलरी इतनी होगी। दिमाग लगाओ, स्मार्ट स्टडी करो। तो जितने लोगों ने यहां इसके सही जवाब क्या दिया है, चौथा। जी भैया चौथा यहां पर देखिए, इससे आगे आपके राजस्थान है, फिर उसके बाद क्या आता है मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, इसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? चलो भैया, यहां पर मैंने भौतिक संरचना की बात की, तो अगर आप उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना देख रहे हैं तो कई राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब कौन सा राज्य है जहां से इसकी सीमा नहीं लगती, बताइए। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या तेलंगाना जिससे नहीं लगती, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया क्या तेलंगाना जवाब दिया और सही कह डी इसका सही जवाब है। जी भैया छत्तीसगढ़ से भी लगती है, ठीक है, झारखंड से भी लगती है, बिहार से भी लगती, तेलंगाना से इसका नहीं लगता है। आइए देखते हैं उत्तर कहां कहां किससे लगती। उत्तर में इसका किससे लगता है, नेपाल तथा उत्तराखंड से। उत्तर पश्चिम में किससे लगता है, हिमाचल प्रदेश से। उत्तर पश्चिम में लगता है, दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व हो जाएगा, आप समझिएगा। पश्चिम में किससे लगता है, हरियाणा दिल्ली राजस्थान से, हरियाणा दिल्ली राजस्थान से। उसके बाद दक्षिण में किससे लगता है, मध्य प्रदेश से। दक्षिण पूर्व में बिहार झारखंड, बिहार और झारखंड से दक्षिण पूर्व में लगता है। उसके बाद प्राकृतिक दृष्टि से अगर आप देखने जाएंगे, ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि से अगर आप देखने जाएंगे तो हिमालय की जो है उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां,
पश्चिम दक्षिण और पश्चिम व दक्षिण में यमुना नदी और बिंद श्रेणी की, और पूरब में गंडक नदी। ठीक है, एक तो आपको देख लो, पूरब में देखो कहां कहां, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी और बिंद श्रेणी, और पूरब में आपको गंडक नदी। ये जो है इस प्रकार से यूपी को स्पर्श करती है। यूपी का यही यमुना नदी और गंडक नदी, गंगा नदी, ये सब तो आपको जान चलो यूपी का बोध हिसाब से क्या दूसरे राज्यों से बंटवारा भी करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का विभाजित भौतिक भाग नहीं है। जी भैया, उत्तर प्रदेश का विभाजित भौतिक भाग नहीं है। भाभर और तराई मैदानी, दक्षिण का पठारी पहाड़ी और उत्तर का पहाड़ी, तो कौन सा जो है इसका विभाजित भाग नहीं है? बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो भैया जवाब, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब, वैसे हाँ पहले जवाब बता देता हूं, क्या उत्तर का पहाड़ ये नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश को जो है इन्हीं कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाभर और तराई क्षेत्र जो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पदरौना, जिनकी करीब 34 किलोमीटर लंबाई और 25 किलोमीटर करीब जो है देखी जाती है चौड़ाई, और मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है वो आपके गंगा यमुना का जो मैदानी दोआब क्षेत्र है वो, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मध्य के मैदानी क्षेत्र को, और तीसरा आता है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र जो आपके बुंदेलखंड का पठार जो है, ठीक है, जिसे बुंदेलखंड नीच से जानते हैं बना हुआ है, वो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है पठार, वो आपका क्या दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहारनपुर से कुशीनगर तक गंगा यमुना दोआबी क्षेत्र और पूरा बुंदेलखंड का पठार, और इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता था, बहुत पूछता था, अभी थोड़ा कम किया हाल फिलहाल में ना, बहुत पूछता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड, प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड या फिर उपर्युक्त सभी। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर। उपयुक्त सभी अगर आप सोच रहे नहीं भैया, कह रहा है किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है, तो आप देखेंगे तो जो आपका ये बना हुआ है ना, तो ये पूरी सिस्टम से ही बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। दरअसल पहले गोंडवाना ज्योग्राफी जो थोड़ा सा सही से पढ़ा होगा वो समझ रहा है गोंडवाना लैंड नाम कहां से आया। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। तो यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड पर ही जो है क्या है, जो दक्षिणी पठारी आपका भाग है वो क्या, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या उत्तर की ओर निकला हुआ भाग, यानी कि इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, ये प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या उभरा हुआ जो भाग वो क्या है आपका दक्षिणी पठारी भाग। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो कैम्ब्रियन युग में भैया इसका निर्माण हुआ है, जो विंध्य क्रम की आप शैल देख रहे हैं उससे हुआ है। ठीक है, विंध्य क्रम की शैल। ये देखिए ये ज्योग्राफी संबंधी चीज, अब आप सोचो कि विंध्य क्रम की शैल क्या है, कैम्ब्रियन युग क्या है, तो उसके लिए भैया आपको फिर यूपी का इंडिया के इतिहास और पूरी ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं, ये इपॉक इयॉन मैंने करंट अफेयर्स क्लास में आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ क्या बांगर क्षेत्र होगा, क्या बांगर क्षेत्र। ठीक है, क्या यहाँ पर कह रहा है, प्राचीन यहाँ पर देखो कह रहा है, तो प्राचीन को क्या कहते हैं भैया, बांगर। अब देखिए बांगर के बारे में ध्यान से समझिएगा, वही कह रहा नोट्स भी है आपके। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य क्षेत्र जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी कांप पर मिट्टी का जमा होता है। ठीक है, वहां पर क्या उसे यहाँ पर मान लो खेती हो रही है, अब यहाँ पर नई मिट्टी नहीं आ पा रही है, तो यहीं पर खेती होती जाए, इसकी उर्वरकता क्या कम होती चली जाती है। ठीक है, तो और ऐसा क्षेत्र क्या बांगर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखो कोई कर हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी कम हो जाती है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा यमुना क्षेत्र में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? बताइए, नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है?
तो देखिए यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, खादर क्षेत्र, क्या भैया, खादर क्षेत्र। तो इसका सही जवाब यहां पर क्या, अगर आपका खादर क्षेत्र ए था तो आप सही कर लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था क्या, देखिए जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष क्या मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि वहां पर नदियां अपने साथ मिट्टी लाती है, उन क्षेत्रों पर मिट्टी का एक आवरण तैयार करती रहती हैं, इससे वो क्या अधिक उपजाऊ भी रहती है, क्योंकि जो नई मिट्टी आती है उनमें उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, धान, कपास, गेहूं, गन्ना। अब तराई क्षेत्र क्या होता है, पहले इसका जवाब देते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा मैप में, जो यूपी का मैप है, कि तराई क्षेत्र है कितना। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। अभी नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा अगर प्रश्न, ना अभी दिखा दूंगा तो आपको कुछ प्रश्न आप लोग जवाब देने लग जाओगे, थोड़ा सा और दिखाऊंगा, अभी प्रश्न बचे हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वरक होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान, यहां पर गन्ना होगा, ठीक है, गन्ने और धान की खेती वहां पर होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गन्ना और धान, यानी क्या 1 और 4। तो इसका जितने लोग क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा है, इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साकू आदि तरह के वृक्ष तथा लंबी घासें देखी जाती हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के वृक्ष और घासें कैसी होती है। तो यहां से भी अगर आपके प्रश्न आता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपकी केवल क्विज नहीं बल्कि नोट्स की ही दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और सारी क्लासेस भैया हर सब्जेक्ट की ऐसे ही होती है, उसके लिए बस एक ही काम करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और साथ ही साथ अगर अच्छी क्लास लगे तो लाइक कर दिया करो यार। बहुत मैं फालतू की ना, मेरी कोई भी क्लास देख लेना, बहुत सटीक जो इंपॉर्टेंट है वही लाता हूं। मुझे कोई मतलब ही नहीं है फालतू चीजों को पढ़ाने का, क्योंकि मेरा कहने का मतलब अगर मैं कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किसी के फायदे में, या कोई मेरे पास आ रहा है तो उसका फायदा हो, केवल फायदे का सौदा। फालतू की चीजें करना, उसके लिए तमाम चीजें पड़ी हैं, उसके लिए मेरे और आपके इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप अपने दुनिया में व्यस्त रहो, फालतू करने के लिए मैं अपने दुनिया में व्यस्त हूं। तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहा जाता है, बताओ, को क्या कहा जाता है बताइए। जहां कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं, बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या है सही जवाब दिया, भाभर, उसे भाभर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग भाभर कहते हैं और बहुत लोग इसे क्या भावर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यह बात एक ही है, तो भाभर क्षेत्र या भावर क्षेत्र आपको जो दिख रहा है बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और देखो क्या होता है, यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। आइए मैं आपको इस मैप से दिखाता हूं। ये आप मैप देख रहे हैं ध्यान से, ये आप मैप दिख रहे हैं, मैं आपको रंग से दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर से आपको क्या कुशीनगर यहां देख रहे हैं, ये वाला पेन देखिएगा, ये कुशीनगर, यहीं तक आपको क्या बताया था कि इसी के बीच में आपका क्या एरिया होता है, जो भाबर क्षेत्र और तराई का क्षेत्र होता है। अब देखो जो ये ऊपरी हिस्सा है ये आपके क्या पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा सटा हुआ है, तो यहीं पर आपका भाबर क्षेत्र देखा जाता है। अब भाबर क्षेत्र जैसे 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 आप इधर की तरफ बढ़ते हैं पूरब की तरफ, इसकी जो है क्या चौड़ाई कम होती चली जाती, चौड़ाई कम होती चली जाती है, और ये क्या, ये जो है एक पतली पट्टी के रूप में आप देखते हैं। और यही जो तराई, ये तराई का क्षेत्र होता है, यहीं पर वर्षा ज्यादा होती है, यहीं पर गन्ने और गेहूं की धान की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है, तो यहां से ये आपका क्या, और देखो यहां पर तराई क्षेत्र ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते तराई क्षेत्र में कमी होती जाती है। तो ये भी चीज ध्यान रखिए, कहां से किस एरिया में तराई क्षेत्र में कमी आ रही है और कहां से किस क्षेत्र में आने पर भाबर क्षेत्र में कमी आ रही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ है। बीहड़ आप जानते हैं क्या होता है, आप लोग बीहड़ नाम सुने हो कि नहीं, इंग्लिश में रेवाइंस कहते हैं उसे, क्या रेवाइन, ठीक है, इंग्लिश में रेवाइन कहते हैं ज्योग्राफी टर्म में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। गंगा, यमुना, गंडक, चंबल। तो चलिए भाई यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, यमुना और चंबल। ठीक है, क्या है सही जवाब, यमुना और चंबल, यानी इसका सही जवाब क्या होता है, यमुना और चंबल। तो दूसरा और चौथा यानी कि डी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए भाई यहां पर क्या होता है समझिएगा, जो खादर क्षेत्र होता है,
अभी आप खादर क्षेत्र समझ गए, खादर बांगर में समझ गए, उसमें क्या नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से, मतलब एक तो वहां पर क्या होता है, खादर क्षेत्र वहीं होगा जहां नदियां होंगी, वरना वहां खादर क्षेत्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। वहां पर क्या नदियों द्वारा अधिक जो अवलोक अपना नदियों द्वारा क्या होता है, जो एक आवरण ढका जाता है, मतलब क्या होता है जो जमाव किया जाता है नदियों द्वारा, क्या होता है कहीं कहीं पर ज्यादा जो है जो जमाव होता है उसी को बहा करके ले जा, जो आवरण लगा है तो उसी को क्षय कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, और ये जैसे क्या यमुना और चंबल के नदियों द्वारा होता है। बीहड़ बेसिकली कुछ नहीं, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक चीज का था, ये नदियां क्या करें, इसे काट देंगे, तो काटने से यहीं पर जो है बीहड़ का निर्माण हो जाता है, मतलब ये नदी, ये रास्ता था पुराना ये, अब बीच में एक ऐसे गली बन गई, समझ गए। ये इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है। यहाँ पर जो बीहड़ देखोगे ना, क्योंकि काट देते हैं फिर पुरानी मिट्टी आ जाती है, तो यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसल होती है। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, जो मुझे ज्यादातर लगता है कि आपको खास करके जो आर की परीक्षाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, रबी और खरीफ की फसल जो है आपके जो संपूर्ण मध्य मैदान है यहां पर होती है। खैर फसलों पर तो हम एक अलग क्लास अलग से करेंगे। दूसरा है बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई है, चलिए जवाब दीजिए, एक मिनट आप लोग जवाब दीजिए, मैं आता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसकी औसत ऊंचाई का सही जवाब क्या दिया, जी भैया देखिए इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियां इनमें से ऐसी जो 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की क्या सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां। मतलब अगर आप देखेंगे औसत ऊंचाई, वैसे औसत ऊंचाई पर दो तीन बार प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 600 मीटर तक ऊंची है, जैसे आपके मिर्जापुर की सोनाकर और सोनभद्र की कैमूर पहाड़ियां। और सबसे उत्तर में आपके मतलब सबसे दक्षिण में अगर आपकी पहाड़ी कोई है तो ये कैमूर पहाड़ी ही है, ठीक है। और सोनाकर पहाड़ी आपके मिर्जापुर है, तो यानी कि मध्य प्रदेश से जो बॉर्डर लगता है वहां पर ये बनाती है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो मैप के जरिए मैं समझा दूं, सोनापुर रहेगा, ये देखो सोनभद्र ये है, ये नीचे देख लो, ये यहां पर यहीं पर कैमूर पहाड़ियां होती हैं। और उससे पहले मैंने आपको जो बताया, इसी के बगल में यहां मिर्जापुर है, ये सोनभद्र में जाते, यहां पर जो है आपको क्या अलग अलग दो पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, ठीक है। यानी कि अवनलिका अपर्दन वही जो बीहड़ का निर्माण होता है, बस वही जान लो। चलो बताओ फटाफट जवाब दो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, इसका सही जवाब तुमने क्या इटावा दिया, वो सही कर ले, क्योंकि अगर आप देखेंगे इटावा को, अगर आप मैप में देखेंगे तो आप मैप से समझ जाएंगे। इटावा देखो यहां पर है, रेड वाला देखो यहीं पर है, तो ये जो इटावा है, ठीक है, इसी इटावा के पास अगर आप देखोगे कि यहीं से काफी नदियां होकर के जाती हैं, ठीक है, जो आपके क्या मध्य यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश होते हुए फिर यूपी में आती है, समझ गए आप। अगर ये नदी जब तंत्र बताऊंगा तो ऐसी चीजें और समझ में आएंगी, अभी समझो जब नदी वाली चीजें बताऊंगा, नदी तंत्र, तो ये सब चीजें और अच्छे समझ में आएंगी आपको। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है बताए, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसे, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, एक और दो नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जितने लोगों ने क्या सी दिया है वो सही कर ले। क्या देखिए एक चीज और कहीं कहीं लिखा था समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या फिर क्या उपोष्ण मानसूनी, ये दो ही अगर लिख कर आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे समानता उष्णकटिबंधीय और मानसूनी लिखा हुआ मिलेगा, अन्यथा समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय लिखा मिलेगा, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है। ग्रीष्म ऋतु में यहां पर बात कर रहे हैं, यानी गर्मी के दिनों में कितना होता है, चलिए फटाफट बताइए कितना होता है, जवाब दीजिए। 40 डिग्री से 45 डिग्री, 36 से 45, 36 से 39, 29 से 38। बहुत डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सब भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही तो आपको हिला देते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बस क्या पता होना चाहिए, इसमें कोई आपकी थेसिस या कोई आपको बहुत बड़ा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 36 से 39 डिग्री जवाब दिया सही कर ले। और इस दौरान तापांतर करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, औसत तापांतर। तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापांतर कितना होता है यूपी का, तो 4 डिग्री। और कितना होता है क्या कहते हैं औसत अधिकतम तापमान, तो अधिकतम 36 से 39। यूपी का ओवरऑल यूपी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं हो रही है, अर्थात सहारनपुर से लेके क्या कहते हैं सोनभद्र तक की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जवाब दीजिए। प्रश्न देख लिए, बहुत आसान है। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर क्या आगरा जवाब दिया, उस सही कर ले, ठीक है। और सबसे कम कहां यहां पर बरेली में पड़ती है, ठीक है। आगरा के साथ साथ झांसी, ये दो जगह सबसे अधिक में अगर आगरा मिले तो भी सही, अगर झांसी मिले तो भी सही, और सबसे कम कहीं पड़ती है तो बरेली में पड़ती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बरेली आपके उत्तर में स्थित है, ये ध्यान देना, देख लेना। बरेली आपके कहां पर है? बरेली अगर आप देखने जाओगे तो बरेली मैंने यहीं कहीं देखा था यार, मैं खुद भूल गया, एक तो इतना कलरफुल है। रायबरेली यहां पर है, ठीक है। लखनऊ, इटावा, आगरा, अलीगढ़, हो सकता है इस मैप में लग रहा, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं। चलो आप लोगों को तो पता ही होगा। बाकी झांसी तो मुझे दिख ही रहा है, बरेली मुझे देखना था, बाकी आगरा भी मुझे दिख रहा है। बरेली यार उत्तर साइड में है कहीं, हाँ ये रहा बरेली, वही कह रहा हूं ना, ये रहा, वही मैं कह रहा हूं। कुछ तो मुझे ऐसा है जो मिस कर रहा हूं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए। वो उत्तर में ही है, मैं बार बार, चलो जवाब दो। जितने लोगों ने यहां पर सबसे अधिक वर्षा होती, इसका सही जवाब क्या दिया, ये तो रट्टा होना चाहिए, ये प्रश्न तो रट्टा होना चाहिए। कहा? गोरखपुर में। कहा? 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम मथुरा में होती, यानी कितनी 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं? जून के महीने में चलने वाली तीव्र हवाओं को क्या कहते हैं? तो जून का महीना किस प्रकार का महीना होता है, आपको दिमाग लगाना, किस प्रकार की हवाएं चलती है आपको समझना है, और उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान सा क्या, इसे लू कहते हैं। ये गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, और ये करीब प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही ये बहुत चलती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जून में मतलब बहुत जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, मतलब जब आप खास करके पूरा भारत आपका गर्म होता है, तब उस समय ये देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से पूछ रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, समझ गए? जवाब रेडी है तो बताओ क्या हो सकता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया पूर्वा मानसून। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही पूर्वा के नाम से भी जानते हैं। ये जून के तृतीय, जून महीने में ही, देखो जून में जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है ना, उसका धीरे धीरे जब उसका तीसरा चौथा सप्ताह चालू होता है, उसी में क्या होता है, क्या आपके पूर्वी और दक्षिण पूर्व सूर्य से जो है ये प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो जब प्रवेश करते हैं तो ये मॉइस्चर लिए रहती है, और पृथ्वी का क्या एकदम गर्म होता है, तो जब ऊपर से गुजरती है तो क्या बारिश करते हुए जाती है। क्या ऐसा मानसून चीज है, सब अच्छे से अगर मानसून पढ़े हो गए, और वर्षा क्यों होती है, वर्षा के होने का कारण क्या होता है, संवहन क्या होता है, मानसून क्या होता है, ये सब पढ़े होगे तो मेरा जितना मैंने बताया उतने में समझ गए होगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, या फिर क्या दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। चलो मेरे ख्याल से मैंने जितना आपको अभी तक समझाया उस आपसे आपको ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। देखिए मैदानी क्षेत्र मैंने 3 बताया, तो तीनों के आधार बता रहा है, या फिर दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इन तीनों का सही जवाब क्या, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। जी भैया गोरखपुर आपका कहां था, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा आपको बरसात देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित, आप मतलब परिवर्तित रहती है, मतलब बदलता रहता है, या फिर क्या पहले घटती है फिर बढ़ती है। चलिए जवाब दीजिए। अपरिवर्तित रहती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहां पर अपरिवर्तित रहती होगा, ठीक है। अपरिवर्तित रहती है, या पहले घटती है या बढ़ती है। चलिए जवाब दीजिए। तो पूरब से आप पश्चिम की ओर जब बढ़ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर वर्षा की मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था क्या। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112, मध्यवर्ती क्षेत्र में 94, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84, और दक्षिणी पहाड़ी में 91।
तो आप जब पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होता है, घटती है। तो जितने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण की ओर, दक्षिण से, हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है। यानी कि जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि हम यूपी को तो ऐसे ही देखेंगे ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे और कब, शीत ऋतु में, तो तापमान क्या होगा, शीत ऋतु की बात कर रहा है। यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, शीत ऋतु है, तो तापमान क्या होगा बताइए भैया। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। समान रहता है, घटता है, बढ़ता है। शीत ऋतु में क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, कम होता जाता है, यानी क्या ठंडी बढ़ती जाती है। जितने क्या घटता है जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इस पॉइंट में, कि जनवरी प्रदेश का सबसे ठंड महीना होता है। एकदम रट लेना, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ। और दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, यानी जो आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया है, वहां पर औसत अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और न्यूनतम 13.3 डिग्री से, यानी कि 28 से लेके 13 के बीच में जो है पहुंच जाता है शीत ऋतु में। कब, आपके बघेलखंड और बुंदेलखंड का एरिया। और वहीं मैदानी क्षेत्रों में क्या 27.2 से 8.5, यानी कि उससे भी कम आप देखेंगे तो आपको मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर पहुंच जाता है। तभी आप देखोगे ठंडियों में जो है मैदानी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी ठंड देखी जाती है। और सहारनपुर साइड चले जाओ तो और मजा आता है। उत्तर प्रदेश में शीत काल और ग्रीष्म काल में, ठीक है, कैसी वर्षा होती है। शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्लास को खत्म करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया था, मानसूनी चक्रवाती संवहनी दूसरा और तीसरा, जितने लोग यहाँ पर क्या दूसरा और तीसरा दोनों जवाब दिया और सही कर लो। क्यों, क्योंकि मानसूनी तो नहीं, क्योंकि जो शीतकाल होता है उसमें और ग्रीष्म काल में नहीं। शीत ऋतु जब, सॉरी, वर्षा ऋतु जब होती है तब क्या मानसूनी बरसात होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पर चक्रवर्ती या संवहनी बरसात होती है। चक्रवर्ती जो बंगाल की खाड़ी से आती है, संवहनी जो क्या होता है, कभी कभी जब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उसके द्वारा हो जाती है। अगला प्रश्न, गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी है। यानी कितने दिनों तक वहां पर बरसात होने की संभावना रहती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, 56 दिन जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, 56 दिन जितने लोगों ने जवाब दिया है सही कर ले। रटा होना चाहिए सब प्रश्न। देखो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार पढ़ लो फटाफट। यहां पर 184.7 जो होता है मैंने आपको बता दिया पहले ही। मथुरा में सबसे कम 54.4 होता है, मैंने आपको बता दिया। और करीब वहां सबसे कम क्या 32 दिनों तक माना जाता है। देखो प्रदेश का जितना वर्षा होता है उसका लगभग 83% क्या जुलाई से सितंबर के महीने में होता है। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया वो मैंने। और औसत उच्चतम तापमान उस समय क्या 32 से 34 डिग्री, वर्षा ऋतु की बात की जा रही है। और न्यूनतम क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और वर्षा ऋतु के दौरान औसत तापांतर 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि तापांतर मतलब क्या, मैक्सिमम टू हाई के बीच का अंतर 7 से 8 डिग्री तक का यहां पर देखा जाता है। वैसे अगर तापांतर ज्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि इस समय आदमी बीमार भी पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलो भैया, इसी साथ आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद लगती है क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में यहां पर आपको समझाने की कोशिश की। और इसी के साथ आपका भौतिक संरचना और जलवायु संबंधित जो आपका उत्तर प्रदेश से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, किसी भी मैंने जो बताया यूपी संबंधित, आप देखेंगे उन्हीं के बाहर वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। ठीक है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। और मैं कहता हूं 90% क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं मेरी क्लास के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही मजेदार क्लासेस देखने हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो। और हाँ, अगर वास्तव में चाह रहे हो आपके दोस्त भी ऐसे बढ़िया क्लास लें, उनकी भी आपके साथ जो है जिंदगी में अच्छे से कटे, वो भी आपके साथ कहीं पार्टी शार्टी करने के लिए दोनों के जेब में बराबर पैसा, अधिकारी बन जाओ, उन्हें भी शेयर कर दो और बढ़िया से एकदम जो है पढ़ो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, मिलते हैं फिर।